हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल रॉ क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपकी यूनिट 4, दैट इज स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। इन टोटल हम इसके 52 क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम योर एलडीसी एग्जाम्स, जहां से रिपीटेडली सेम क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। अभी भी कुछ बच्चे वो 12th क्लास वाले फेयर में फंसे हुए हैं। ये 12th क्लास वाला फेयर कौन सा है कि द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट विल बी checked up to 12th class, है ना। डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट विल बी checked up to 12th class फॉर ईवीएस एंड मैथ्स। और बच्चे अभी भी अपना सर खपा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं भैया 4-5 दिन बचे हैं, बिल्कुल निकल जाओ। ईवीएस आपकी वही 3rd to 5th आनी है फॉर श्योर, 100% गारंटी ले रहा हूं मैं इस चीज की। और मैथ्स आपकी वही बेसिक आनी है, बिल्कुल सीटेट वाली, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये मैं इस बिहाफ पे कह रहा हूं क्योंकि भाई टीजीटी के सब्जेक्ट कंसर्न्स में भी ये लिखा हुआ था दैट दे विल चेक द नॉलेज अप टू ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल तो छोड़ो, 11-12 से भी नहीं पूछा है। वही 6 to 10th एनसीईआरटी से सारा पेपर आया है टीजीटी का। तो ग्रेजुएशन तो भूल जाओ और जाके चेक कर लेना, उनके सिलेबस में लिखा हुआ है कि वो ग्रेजुएशन तक चेक करेंगे। तो एक बच्चा मुझे यहां पे अभी नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता दें कि ग्रेजुएशन से सर ये क्वेश्चन आया था। सारे क्वेश्चन वही 6 to 10th एनसीईआरटी से आए, ग्रेजुएशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया। ऐसे ही पीआरटी में भी सारे क्वेश्चन 3rd to 5th रहने वाले हैं ईवीएस से। हाँ, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ सकता है आपका कि भाई प्रोटीन या मिनरल्स पे पूछ लिया, सेडिमेंटेशन या आपका एवोपरेशन हो गया, डेंसिटी से पूछ लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स से पूछ लिया, जो बहुत ही बेसिक है, हमें बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो भाई अपना मेन फोकस 3rd to 5th रखना। और 3rd to 5th में भी 3rd क्लास में कुछ नहीं है, 4th and 5th ईवीएस मैं कह रहा हूं रट दो, चार्ट डालो उसको, एक एक चीज जो उसके अंदर लिखी हुई है। आपको ईवीएस में 20 में से 18, मैं कह रहा हूं 20 में से 18 छोड़ो, 20 में से 20 नंबर दिला सकती है। और रही बात मैथ्स की, भैया मैथ्स वालों जिनकी मैथ्स एवरेज है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने 3 चीजें बताई थी। एक, नंबर सिस्टम कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। दूसरा, मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, स्पेशली वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला आपके बनते हैं, सरफेस एरिया वगैरह, वो कर लेना। तीसरा, ज्योमेट्रिकल फिगर्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिवाइज करके चले जाना। बाकी सारा आपका पेपर वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के आगे पीछे घूमता रहेगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू। स्कूल डेवलपमेंट प्लान किस में बोला गया है? ये आपका नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जो आपकी एनईपी आई थी 1986, उसमें बताया गया है। एनसीएफ 2005 में, आरटी 2009 में, या एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन 2000 में। इनमें से किसमें स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है मैंडेटरी करने को कहा गया है? सेक्शन 22 अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 बोला गया है कि हर एक स्कूल में आपका स्कूल डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, in class 8 timetable for teaching mathematics, which period will be the most appropriate for students learning? Very important question, टीजीटी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए पूछा गया है। और मेनली इसमें एक तो मैथमेटिक्स, साइंस आया है, लैंग्वेज टीचिंग पे आया है। लैंग्वेज इट माइट बी और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। और आपसे ये भी पूछा गया है कि भाई जो आपके ड्राइंग पीरियड्स हैं वो कब रखे जा सकते हैं। तो भाई मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, उसमें आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो, बच्चा स्कूल में आया, बच्चा स्कूल में आके असेंबली के बाद कहाँ जाता है? फर्स्ट पीरियड में जाता है। अब फर्स्ट पीरियड में बच्चा थका हुआ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घर से आया जस्ट अभी, है ना, मॉर्निंग असेंबली से आया बिल्कुल। तो लेकिन मेंटली स्टेबल भी नहीं है, उसका ध्यान इधर उधर भटका हुआ है। अभी वो अपनी कन्वेंस से आ रहा है या आते हो, उसने सड़कों पर बहुत सारी चीजें देखी हैं, जस्ट मॉर्निंग असेंबली से भी आया है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सब्जेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं और बहुत ज्यादा ईजी नहीं, जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट ही बनता है, वो आप रखिए। उसके बाद कहा गया है कि 2nd और 3rd पीरियड जो है दे शुड बी टफेस्ट, जो आप मानते हैं कि सबसे टफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया आपका या आपका साइंस हो गया। जो टफ सब्जेक्ट्स हैं वो आप 2nd और 3rd में रखिए। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी भी अभी 2nd पीरियड तक कोई थकान नहीं होगी बच्चे को, लेकिन अब वो मेंटली स्टेबल भी हो गया साथ साथ में। फर्स्ट पीरियड में मेंटली स्टेबल नहीं था, उसका ध्यान एकत्रित नहीं था एक जगह पे, बट अब हो गया है। तो 2nd और 3rd पीरियड शुड बी द टफेस्ट सब्जेक्ट्स, एनी सब्जेक्ट दैट शुड बी टफ, मतलब जो कि टफ है। उसके बाद कहते हैं कि भाई जो लास्ट पीरियड है, इसमें 3-4 चीजें बताई गई हैं, वो आप अपनी ड्राइंग वगैरह रखिए, है ना। अगर ड्राइंग का क्वेश्चन आ जाए तो आंसर विल बी लास्ट पीरियड। तो यहां मैथमेटिक्स पूछा है, तो बताओ भाई कौन क्या होगा मैथमेटिक्स, या तो 2nd होगा या 3rd होगा।
तो सेकंड थर्ड में से सेकंड दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, इस तरीके से आंसर करके आना है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 वाज कंडक्टेड बाय, जो आपका नैस है, NAS, किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है? NCERT द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ टीचर इज अ सेज ऑन द स्टेज रिफ्लेक्ट्स टीचर एज अ, मंच पर संत टीचर को किस रूप में दर्शाता है? एक्सपर्ट एक्सप्लेनर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके बेटा, डायरेक्ट सेम क्वेश्चंस आ सकते हैं, आंसर मैं बता रहा हूं आपको इनके, इनमें कोई आज सच एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, फटाफट एकदम यही आंसर लगा के आना। पेरेंट टीचर फॉर्म्स आर मोस्ट यूजफुल फॉर, अभिभावक शिक्षक फॉर्म इसके लिए सबसे अधिक उपयोगी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट है? फॉर PTM, आप पेरेंट टीचर फॉर्म कह लो या PTM कह लो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, फॉर मेकिंग टीचर्स रिस्पॉन्सिबल, स्टैब्लिशिंग स्कूल होम लिंकेज, सीकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो बेटा, ओड वन आउट हो रहा है ना, ये तीन जो है एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये जो चौथा है वो सिर्फ स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, in which of the following approach of curriculum planning the interaction among human resources, physical resources and financial resources is crucial for the successful design and implementation of the curriculum? पाठ्यचर्या योजना के निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण में मानव संसाधन, भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधनों के बीच पारस्परिक क्रिया पाठ्यचर्या के सफल डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए, मैनेजरियल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच या बिहेवियरल अप्रोच। तो भैया सिस्टम अप्रोच जो है, अगर वो अच्छी होगी तो ही ये सारी चीजें जो करिकुलम को लेकर चलेंगी वो बेस्ट रहेंगी। आपको करिकुलम और सिलेबस में अच्छे से डिफरेंस पता होगा। सिलेबस एक छोटा कॉन्सेप्ट हो गया, करिकुलम एक स्कूल में बच्चा जाता है, दैट इज द होल करिकुलम ही इज हैविंग, ही और शी इज हैविंग। ओके, तो अगर सिस्टम अप्रोच अच्छे से रहेंगी तो जो इंटरेक्शन रहने वाला है आपका ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स के बीच, वो एक सक्सेसफुल करिकुलम की ओर इशारा करता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्कूल प्रिंसिपल इज एन इंस्ट्रक्शनल पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य एक निर्देशात्मक पर्सपेक्टिव को ध्यान में केंद्रित करते हैं, किसको करते हैं ये आपको बताना है। 7th का आंसर करना है आपको। इन्फ्लुएंसिंग द स्टाफ, स्कूल स्टाफ बाय अपीलिंग टू नोटेशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, नहीं जी, इन्फ्लुएंस क्यों करेंगे आप स्कूल स्टाफ को। इन्फ्लुएंसिंग द अदर मेंबर्स ऑफ द स्कूल कम्युनिटी, ये भी नहीं करेंगे। इंक्रीजिंग द कमिटमेंट्स एंड कैपेसिटी ऑफ द स्कूल स्टाफ, नो। वर्किंग ऑफ टीचर्स दैट विल इंप्रूव स्टूडेंट्स। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप आइडल आंसर भी ढूंढेंगे ना बिना क्वेश्चन को पढ़े तो भी आप आंसर कर देंगे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आपके एग्जाम में, क्योंकि जब आप करोगे ना एग्जाम, स्पेशली ये वाला पोर्शन करोगे आप, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, यहां पे एलिमिनेशन बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, इन अ स्कूल सिनेरियो कंसिडर द फॉलोइंग, एक स्कूल सिनेरियो उसमें सारी चीजें कंसिडर कीजिए। फ्रेमिंग द लर्निंग आउटकम्स बाय द करिकुलम डेवलपर्स, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन बाय द टीचर, ओके। इन क्लासरूम टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन रियल एग्जाम्पल्स, बहुत बढ़िया बात है। नॉलेज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट शुड बी सपोर्ट देम इन सोशल एडजस्टमेंट। तो क्या पूछा है, इनमें से 4 स्टेटमेंट दी है स्कूल सिनेरियो की। बेस्ड ऑन द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऊपर जो दी गई हैं तो उनमें से कौन सा जो ऑप्शन बनता है वो करेक्ट है। देखो भाई, ए और बी जो है ये ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी स्कूल के, ये आपको ध्यान रखना है। ए और बी किसी भी स्कूल के क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। और सी और डी जो है ये एक स्कूल के एम है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल सी एंड डी आर द एम्स ऑफ एजुकेशन। आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना भाई। लर्निंग आउटकम्स को फ्रेम करना या कंप्लीशन बाय द सिलेबस कंप्लीशन बाय द टीचर, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स ही तो है स्कूल के कि इस टाइम में इतना ये चीज हमें अचीव करानी है और ये कंप्लीशन हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद एम्स क्या है कि जो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो रियल होने चाहिए, है कि नहीं। जो स्टूडेंट नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है दैट शुड बी सपोर्टेड बाय द सोशल एडजस्टमेंट्स। तो ये एम्स है,
तो एम्स और ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन को देखे 4-5 स्टेटमेंट दी हुई है, वो बतानी है और उनमें से फिर इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट बनता है। ठीक है जी, स्टेटमेंट पढ़िए एक एक करके और आंसर कीजिए। एम्स आर concerned with purpose. Okay, aims describe how an objective is to be achieved. Aims focuses on achievement aspects of education. Aims are desired outcomes and aims are measurable. तो इनमें से आपको फिर बता रहा हूं इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। Based on the above, which one of the following is the incorrect option for aims? तो भैया इनकरेक्ट हो जाएंगे आपके स्टेटमेंट नंबर 2, statement number 3 and statement number 5. Only first and second are correct. Aims are concerned with purpose. This is okay. और ये desirable outcomes होते हैं aims की कि हाँ भाई हम इस चीज को आगे जाके अचीव करने वाले हैं, ये हमारे लर्निंग आउटकम्स है, डिजायर्ड आउटकम्स है जो हमें अचीव करने हैं। बाकी अगर आप बोलें कि एम्स डिस्क्राइब हाउ एन ऑब्जेक्टिव इज अचीव, नहीं जी ये बात नहीं होगी। ठीक है, एम्स फोकसिंग ऑन अचीवमेंट एस्पेक्ट टू एजुकेशन, नो, और दे आर नॉट मेजरेबल। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी, दैट्स मीन सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, a school principal gives freedom to the teachers to create their own pedagogical principle as they describe, analyze and infer about classroom interaction. The reflective practice of the school principal is based on, एक स्कूल के प्रधानाचार्य शिक्षकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक सिद्धांतों को बनाने की स्वतंत्रता देते हैं क्योंकि वे कक्षा की बातचीत का वर्णन, विश्लेषण और अनुमान लगाते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य का चिंतनशील अभ्यास किस पर आधारित है? नैरेटिव अप्रोच है, कॉग्निटिव अप्रोच है, सिस्टमैटिक अप्रोच है या क्रिटिकल पेडागोजिकल अप्रोच है? क्वेश्चन नंबर 10 ये होगी बेटा नैरेटिव अप्रोच। इस अप्रोच को क्या कहेंगे आप? नैरेटिव अप्रोच कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हु कैन गिव constructive suggestions for developing annual school calendar? स्कूल कैलेंडर आपके यूनिट 4 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बड़े अच्छे से हमने कंप्लीट किया था। सो हु कैन गिव कंस्ट्रक्टिव सजेशंस फॉर डेवलपिंग एनुअल स्कूल कैलेंडर? इनमें से कौन जो है आपको कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे सकता है आपके स्कूल कैलेंडर को, एनुअल स्कूल कैलेंडर को डेवलप करने के लिए? पेरेंट्स, मिडिल क्लास लर्नर्स, सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, ऑल मॉनिटर्स ऑफ द क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर। देखो भाई, इससे पहले मैं सच बता रहा हूं, मैंने ये चीज नहीं पढ़ी थी। मैंने आपको बड़े अच्छे से कोशिश की है पढ़ाने की इस चीज को, बट मैंने ये चीज नहीं पढ़ी थी। लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा था तो ये टीजीटी वाले एग्जाम पेपर में आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन टीजीटी एलडीसी के एग्जाम पेपर में था। तो देखो यहां पे एक चीज हमें फिर अच्छी पता लगी। अब सेम क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि शायद 5% बच्चे भी शायद इसका आंसर नहीं लगाते। मोस्ट ऑफ अस हम पेरेंट ही सोचते कि पेरेंट्स ही जो है कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देंगे एनुअल स्कूल कैलेंडर को डेवलप करने के लिए, बट सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स आर द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट चलाई है आप लोगों के लिए एलडीसी वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग लर्निंग फॉर्म? इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम मंच नहीं है? हॉबी क्लब्स, सब्जेक्ट क्लब, स्टाफ क्लब, क्विज क्लब। ये तो पढ़ते ही पता लग रहा है आंसर। भाई स्टाफ का क्या मतलब है? टीचिंग लर्निंग फॉर्म से स्टाफ क्लब जो है नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, विच पीरियड इन द स्कूल टाइम टेबल शुड बी प्रेफरेबली अलॉटेड टू टीच ड्राइंग और म्यूजिक? आ गया ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो ड्राइंग और म्यूजिक वगैरह वाले सब्जेक्ट्स हैं वो कब पढ़ाएंगे आप बताओ? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ या लास्ट? फटाफट आंसर कर लो 13th का। यस, लास्ट पीरियड इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मैथ साइंस याद रखेंगे सेकंड थर्ड के लिए, ओके। और लैंग्वेजेस जो अगर आ जाए तो आपकी वो फर्स्ट बनेगा, फोर्थ बनेगा आंसर उसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्कूल हेडमास्टर? निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रधानाचार्य का नैतिक उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए? देखो इसका आंसर आप पढ़ के ही कर दोगे, चाहे आपने कहीं चीज पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। अगर आप आइडियलिस्टिक सिचुएशन में लेके जाएंगे सो विल आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज रिवॉर्डिंग गुड परफॉर्मिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन कैश। इन कैश देंगे आप बच्चों को, टीचर्स को, अगर वो गुड परफॉर्म कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है मेरे को तो अभी तक।
मेकिंग ऑल डिसीजन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन कर रहा है। ये अभी तक नेगेटिव साइन किया है इन्होंने। शुड बी फेयर इन टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, डिसिप्लिनरी एक्शन की बात की गई है, पॉजिटिव चीज है। शुड नॉट पुट हिज और इंटरेस्ट ओवर एंड अबव द ग्रेटर गुड ऑफ स्कूल, ये भी पॉजिटिव। एक ही सिंपल सा नेगेटिव है, ऑड वन आउट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप एलिमिनेशन मेथड से यूज करेंगे, ठीक है। बेटा मेरी आवाज, मुझे नहीं पता कि मैं आपको यूनिट 5 करा पाऊंगा कल या नहीं। आज पूरी कोशिश है मेरी यूनिट 4 आपको करा दूंगी 52 क्वेश्चंस, क्योंकि यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, ठीक है। यूनिट 5 जो है वो फिर भी उसमें ऐसे क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, बट ये बंद हो सकती है कभी भी। इवन दो मैं आज डॉक्टर के पास भी गया था, ही सेड कि आपको बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, बट इस टाइम पे ये चीजें बहुत जरूरी है आप लोगों तक लाने की, इसलिए भैया ये काम किया जा रहा है, अदरवाइज मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, कि आवाज की बिल्कुल बैंड बजी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15, द आइडल वे फॉर इंडस्ट्री स्कूल लिंकेज कैन बी, ये भी आपका, अगर आपने यूनिट 4 का सिलेबस अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको इंडस्ट्री का लिंकेज जो है बड़े अच्छे समझ आ जाएगा। तो इस इंडस्ट्री स्कूल लिंकेज पूछा हुआ है, आइडल वे में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 मैं फटाफट आंसर करना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा स्टूडेंट्स एंड टीचर्स विजिट इंडस्ट्री टू नो एंड अंडरस्टैंड देयर वे ऑफ वर्किंग। ये कराया हुआ है, बताई हुई है सेम चीज मैंने आपको हमारे कोर्स में जब कराया था, क्योंकि वो चीजें कुछ सेम रिपीट होती है तो आ जाती है सामने। क्वेश्चन नंबर 16, द कोर्स कैन हेल्प नेबरिंग इंडस्ट्रीज बाय वे ऑफ making industries realize their responsibility towards school, sharing the workload of industry workers, improving interpersonal relationship by visiting of students, suggesting ways of listening, industrial pollution, breaking monotony of workers of industry। करना क्या है, स्कूल पड़ोसी उद्योग की मदद कर सकते हैं, यानी कि स्कूल जो है नेबरिंग इंडस्ट्रीज जो उसके आसपास है कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ सजेशंस यहाँ पे बताए गए हैं, इनमें से कौन सा बैठेगा। ऑप्शंस नीचे दिए हैं, चारों 5 हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, पांचों स्टेटमेंट पढ़ो और पांचों स्टेटमेंट के बाद जो आपका आंसर बनता है, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर होगा आपका ए सही है, सी सही है, डी सही है, ई सही है, बस बी नहीं करेंगे आप, है ना। शेयरिंग द वर्कलोड ऑफ इंडस्ट्री वर्कर्स, फिर स्कूल में कौन पढ़ाएगा। अगर टीचर्स वहां पे वर्कलोड को इंडस्ट्री वर्कर्स का शेयर करने चले जाएंगे तो स्कूल को कौन संभालेगा। इसको छोड़ के, ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के बाकी सारे जो हैं ऑप्शंस सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिंस टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर नेसेसरी फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड दीज शुड बी, क्योंकि शिक्षक विकास कार्यक्रम उनकी क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, तो वो क्या होने चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूटरी फॉर टीचर्स कंपलसरी होने चाहिए, पार्शियल फंडेड होने चाहिए मैनेजमेंट या गवर्नमेंट द्वारा, या फुल्ली फंडेड होने चाहिए मैनेजमेंट या गवर्नमेंट द्वारा। किसकी बात की गई है, टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात की गई है, जो निष्ठा द्वारा आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे, जो आजकल निष्ठा करा रही है। क्वेश्चन नंबर 17, बेटा फुल्ली फंडेड होने चाहिए मैनेजमेंट या गवर्नमेंट द्वारा, और ये होते हैं, ऐसा ही होता है। अब हमसे कोई फीस नहीं ली जाती है टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, कि भाई आपको पैसे देने हैं तभी आपका टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम हम कराएंगे, या सेमिनार्स हम कराएंगे, या वर्कशॉप्स हम कराएंगे। ये फुल्ली फंडेड होता है बाय द गवर्नमेंट और बाय मैनेजमेंट, इट विल बी इन द प्राइवेट स्कूल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, लिंकेज विद नेबरिंग स्कूल्स कैन बी बेस्ट यूटिलाइज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस, एक्सचेंजिंग टीचर्स एक्सपर्टेसी, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल एक्टिविटी। बताओ भाई, जो नेबरिंग स्कूल लिंकेज आप कराते हो वो किस चीज के लिए बेस्ट यूटिलाइज कराई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 ये है इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ओके, एजुकेशन ही तो इंप्रूव कर रहे हो आप बच्चों को, क्योंकि भाई एनईपी भी कहता है आप तो कि 6th क्लास से क्या कराइए, आप इंटर्नशिप कराइए बच्चों को, जिसमें उसका इंटरेस्ट है वहां पे भेजिए। तो जो आपकी नेबरिंग इंडस्ट्रीज हैं या नेबरिंग स्कूल्स हैं वहां पे भेजो बच्चों को, और अपना जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इंप्रूव कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बिल्डिंग टीम रिलेशनशिप। इनमें से कौन सा टीम संबंध बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल टच, स्ट्रक्चर एंड ट्रैपिंग ऑफ द वर्क प्लेस, या कैपिटलाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स विद इन द टीम। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 19, कैपिटलाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ विद इन द टीम। आप जो आपकी स्ट्रेंथनेस है उसको और ज्यादा कैपिटलाइज करो, उसको और ज्यादा बढ़ाओ, उसकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाइए।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कहलाएगा किसी भी टीम को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, अ टीचर इज कंसिडर एज अ मेंटर हु, भैया एक टीचर कंसिडर करा जाएगा एज अ मेंटर जो कि क्या करेगा, एक्सप्लेन द टेक्सचुअल मटेरियल, गिव्स नॉन occurrence of learning gaps, dictates good notes to the class, care pupils participation। क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल सी बात है, जहां भी लर्निंग गैप की बात आ गई, डायग्नोज करने की बात आ गई, उनको रेमेडी देने की बात आ गई, वो बेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। स्कूल डेवलपमेंट प्लान एज आरटी एक्ट 2009 शैल बी द बेसिस फॉर, कौन से सेक्शन में आता है, याद रखना 22, ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है आरटी 2009 के द्वारा, इसका बेसिस क्या है, डिसाइडिंग द एनुअल कैलेंडर, डिसाइडिंग अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशंस ऑफ द टीचर्स, सेटिंग टारगेट्स फॉर द प्रिंसिपल एंड टीचर्स, प्लान एंड ग्रांट टू बी मेड बाय द लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट। क्या आएगा इसमें जब आप एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान की बात कर रहे हैं। 21 बेटा आप बात कर रहे हैं टू प्लान and grants to be made by the local authority government। okay, question number 22, which of the following is not a necessary act for a good initiator, इनमें से एक अच्छे इनिशिएटर की कौन सा एक्ट नहीं होगा, ये आपको बताना है। सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, स्टेटिंग द ऑब्जेक्ट, समराइजिंग की पॉइंट्स, या पुटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इन द कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 22, और बेटा इसका आंसर है आपका पुटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इन द कंक्लूजन। आप कंक्लूड कर रहे हैं किस चीज को, है ना, तो फिर जब आप कंक्लूड कर रहे हैं एक स्टोरी को, तो उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन आप नहीं जोड़ेंगे। कंक्लूजन तो वही ना, जो आपने स्टोरी या XYZ जो भी काम किया उसको कंक्लूड करना। अब उसमें भी आप कुछ प्लस करने लगे, फिर तो कोई अच्छे, ये तो एक अच्छे इनिशिएटर के जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, Which of the following is a core value of organizational development? निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक विकास का मूल मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 23, providing opportunities to school principal to self actualization, providing opportunities to teachers to command respect for societies, providing opportunities to school personnel and students to function as human beings rather than as resources in the teaching learning process, या providing opportunities to students to assert फॉर द राइट टू एजुकेशन। देखो जब भी स्कूल की बात करेंगे तो स्कूल में सबसे पहले किसकी बात होगी, स्कूल में सबसे पहले बच्चों की बात होगी, ना प्रिंसिपल की होगी ना टीचर की होगी, सबसे पहली चीज है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की यहाँ पे कोर वैल्यू की बात की गई है, तो स्टूडेंट की बात दो जगह पे की गई है। अब दो जगह पे स्कूल बच्चा जाता किस लिए, बच्चा जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। राइट्स हैं उसके, उन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा बच्चे के द्वारा, या उस राइट्स को, जो बच्चे के राइट्स है वो बच्चे को पता होने चाहिए। आरटी है, स्कूल जाना है, उसको पता है वो राइट्स है, बट जाता क्यों है, पढ़ने के लिए जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 24, इन व्हाट सेंस टीचर प्रोवाइड्स मेंटर लीडरशिप, शिक्षक किस अर्थ में परामर्श, मतलब मेंटर, यार वही मेंटर लीडरशिप जो है वो प्रदान करता है। ही यूजेस हिज मेंटल कैपेसिटी फॉर टीचिंग, he imparts knowledge to students, he imparts life skills to students, he influences his learners with whom on mental attitude, knowledge and skills and character। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए फटाफट। तो भैया ये आएगा कि वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। कौन, एक अच्छा टीचर जो कि मेंटल लीडरशिप निभाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, फॉर डेवलपिंग टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेटिव लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स विच बेस्ट ऑप्शन ए टीचर शुड ऑप्ट। बच्चे के अंदर आपको टीम स्पिरिट और कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो डेवलप करनी है, तो टीचर इनमें से क्या चीज है जो बेस्ट तरीके से ऑप्ट करेगा। आस्किंग दैम टू फॉलो द रिटन इंस्ट्रक्शंस फॉर टीम वर्क, आस्किंग स्टूडेंट्स टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चंस, कंडक्ट ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट एक्टिविटी, या कंडक्टिंग फील्ड विजिट। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का, एंड योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, कंडक्ट ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट एक्टिविटी कराओ ना, उसी से बच्चे के अंदर अपने आप टीम स्पिरिट जो है वो डेवलप होगी, उनकी कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो तुरंत डेवलप हो जाएगी। आप एक्टिविटीज करा दीजिए 5-5, 6-6, 10-10 बच्चों के जो आपने ग्रुप बनाए उनके अंदर ही, तो अपने आप जो है वो चीजें डेवलप हो जाएंगी।
क्वेश्चन नंबर 26, अ टीचर शुड बी लाइव एंड फ्रेश बिसाइड्स बिकमिंग अ लर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम। शिक्षक को समय समय पर शिक्षार्थी बनने के साथ साथ जीवित और ताजा भी रहना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, ये कहा गया था बेटा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। Question number 27, a teacher is like a burning lamp, lightening others and learning himself. This idea was given by, एक शिक्षक एक जलते हुए दीपक की तरह है जो दूसरों को रोशन करता है और खुद सीखता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 27, आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखेंगे आप, अच्छा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है पीआरटी के किसी भी एग्जाम में जो आपके अलग अलग शिफ्टों में होने। क्वेश्चन नंबर 28, drafting a school development plan is the responsibility of whom? School administrators only, school administrators and principal teachers and parents, school teachers only. School development plan की यहाँ पे बात की गई है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप करने की? प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। ओके, एसएमसी भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सेक्शन 21 भी आपने सुना होगा, और उसके बाद ही आपका सेक्शन 22 जो है स्कूल डेवलपमेंट प्लान आता है ना। तो इन तीनों की जिम्मेदारी है प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट की, कि भाई हर एक स्कूल में जो है स्कूल डेवलपमेंट प्लान ड्राफ्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान? इन निम्नलिखित में से कौन एक स्कूल विकास योजना के लिए अधिकतम योगदान दे सकता है? एन एक्सपीरियंस्ड स्कूल इंस्पेक्टर, एमएड डिग्री होल्डर, ऑफिशियल्स ऑफ प्रिंसिपल्स एसोसिएशन, या सीनियर स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स। अभी 28 में बात की है, और 28 में जैसी बात की है तो भैया 29 का आंसर आप कर ही देंगे, स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल और पेरेंट्स। स्कूल टीचर्स में जब आप लेंगे तो यू कैन टेक सीनियर टीचर्स, इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन नंबर 30, अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान इंक्लूड। अब देख लो तुम, स्कूल डेवलपमेंट प्लान कितना इंपॉर्टेंट है, लगातार एक के बाद एक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन आने निश्चित है आपके एग्जाम में भी। यूनिट 4 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है, दैट इज स्कूल डेवलपमेंट प्लान। डेवलपिंग अ स्कूल कैलेंडर, मेकिंग अ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज इन अ ईयर, मेकिंग स्कूल टाइम टेबल, rational use of budget provision, thinking and devising ways of decorating classrooms। ये चीज पढ़ाई हुई है आप लोगों को, अच्छा लगता है जब पढ़ाया हुआ कुछ आता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इट फील गुड। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए कि इनमें से स्कूल डेवलपमेंट प्लान के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। ओके, और बेटा इसका आंसर है आपका, देखो, स्कूल कैलेंडर डेवलप करना आता है। ओके, उसके बाद मेकिंग अ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज इन अ ईयर, ये तो एनुअल कैलेंडर की बात हो गई। उसके बाद स्कूल टाइम टेबल जो है आता है, रेशनल यूज ऑफ बजट प्रोविजंस आता है, थिंकिंग एंड डिवाइजिंग वेज ऑफ डेकोरेटिंग क्लासरूम। इसको भी अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं कि भाई क्लास में क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके का बोर्ड होना चाहिए, एक ब्लैक बोर्ड, एक वाइट बोर्ड, एक छोटा, एवरीथिंग इट कम्स इन स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ओके, हॉलीडेज वगैरह जो लिस्ट बनाई जाती है, ये एनुअल कैलेंडर जब बनाया जाता है उसके अंदर आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बेस्ट वे टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज कैन बी। बताओ भाई, बेस्ट वे बताना है, मैक्सिमाइज द यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। जो कम्युनिटी की रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमाइज करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? बाय मोटिवेटिंग पेरेंट्स टू डोनेट जेनरस टू स्कूल, asking parents to visit the school frequently, asking rich parents to donate books to school, asking parents to share their life events and skills with learners and teachers. Obviously option number 4 is the right answer. Okay, ये तो odd one out वाला क्वेश्चन है, एलिमिनेट करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ टीचिंग स्ट्रेटेजी? इनमें से कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी नहीं होगी, आपको बतानी है। माइक्रो टीच, बेटा माइक्रो टीचिंग ही होगी आंसर। क्यों? क्योंकि ये तो हमें वहां कराई जाती है ना जब हम बीएड और डीएड करते हैं, स्कूल में थोड़ी होती है बाकी सारी चीजें। इंश्योरिंग ब्रिलियंट सक्सेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, टीचिंग टॉपिक्स अदर देन सिलेबस, सिलेबस से अलग भी कई बार टीचिंग टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, यूजिंग प्लीजेंट टोन इन द क्लासरूम। ऐसा नहीं है घर से लड़के आए हो तो उसी टोन में आप क्लास में बात कर रहे हो, तो सारी स्ट्रेटेजीज जो है यूज की जाएंगी, बट माइक्रो टीचिंग इज समथिंग डिफरेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, अ गुड टीचर शुड नॉट नेसेसरली बी रिसोर्सफुल, इनोवेटिव, हम्बल या नॉलेजेबल। एक अच्छा शिक्षक आवश्यक रूप से नहीं होना चाहिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हम्बल लिखा हुआ है इसका आंसर। देखो चारों ही आंसर है, लेकिन अगर आप चारों में सबसे लीस्ट देखोगे
तो भाई रिसोर्सफुल होना बहुत जरूरी है एक टीचर को, इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिव कैसे होगा अगर इनोवेटिव नहीं होगा? नॉलेजेबल, अपने कंटेंट की नॉलेज ही नहीं है तो क्या करेगा? हम्बलनेस होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बट अगर चारों में देखें तो लीस्ट जो है आपका हम्बलनेस आंसर होगा इसका, ठीक है। सबसे कम हम्बलनेस को हम पॉइंट्स देंगे इनमें। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांसफॉर्मेबल लीडरशिप डज नॉट इंक्लूड, इनमें से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या नहीं आता है? विजनिंग, स्टेटिंग डायरेक्शंस एंड रिकंस्ट्रक्टिंग, स्ट्रिक्ट फॉलो अप टू कंप्लायंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेटिंग क्लियर अचीवेबल एजुकेशन गोल्स, एश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। क्या नहीं आएगा जब आप बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिए। स्ट्रिक्ट फॉलो अप टू कंप्लायंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर देखो मैं कहता हूं नहीं आता आपको ये क्वेश्चन, अब मेरी ये बात ना बहुत ध्यान से समझो, मैं बार बार इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। नहीं आता मेरे को ये क्वेश्चन, नहीं समझ आ रहा, मैं सिर्फ ऑप्शन पढ़ूंगा। विजनिंग, सेटिंग डायरेक्शंस एंड रिकंस्ट्रक्टिंग, एक अच्छा साउंड कर रहा है, एक पॉजिटिव साउंड कर रहा है। स्ट्रिक्ट फॉलो, कुछ भी चीज को स्ट्रिक्टनेस से फॉलो करना एक नेगेटिव इंपैक्ट है। सेटिंग क्लियर अचीवेबल गोल्स, एक पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है। अश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर, पॉजिटिव। बेटा है क्या? नेगेटिविटी को थोड़ा सा क्या इन चारों में से फॉलो कर रहे हैं हम? ऑप्शन नंबर बी, तो वही आंसर हो जाएगा। आपने क्या किया? आपने ओड वन आउट कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है आपके अपकमिंग जो आपके एग्जाम है 4-5 दिन से। प्लीज इस चीज को फॉलो करने ला जब आपको आंसर नहीं आता होगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप गलती करके नहीं आएंगे, गलती के चांसेस आपके सिर्फ 5% रह जाएंगे, जो कि अभी 50% है। क्वेश्चन नंबर 35, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ईसीसी वाज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा एनसीईआरटी। बेटा ईसीसी के आपको पता होगा दो तरह के जो है एनसीएफ बनाए जा रहे हैं, एक 0 से 3 इयर्स के लिए, एक 3 to 8 इयर्स के लिए। 3 to 8 इयर्स वाला जो है वो आ चुका है 2022 में, जिसके चेयरमैन के कस्तूरी रंगन जी थे, और 0 से 3 साल वाला जो है वो भी आना बाकी है, ठीक है ना। ये एनईपी 2020 में इसकी बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? एडजस्टमेंट, गाइडेंस, काउंसलिंग या बोथ? गाइडेंस एंड काउंसलिंग। क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर होगा काउंसलिंग ओनली। ओके 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, which one of the following concept was near to the idea of sharing resources among schools? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा स्कूलों के बीच साधनों को साझा करने के विचार के निकट थी? स्कूल कॉम्प्लेक्स, नेबरहुड कॉम्प्लेक्स, कॉमन स्कूल्स या कम्युनिटी स्कूल? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37, और ये बात की गई थी स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की। ओके कहाँ पे? आपके उन कॉन्सेप्ट्स की जो कि आप शेयरिंग रिसोर्सेज जो हैं आपके स्कूल के पास, उनको आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, you have a class which is very heterogeneous in height, you should allow setting arrangement which, आपके पास एक क्लास है जो बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस है, आपको बैठाने की व्यवस्था की अनुमति किस तरीके से देनी चाहिए? इज प्योरली बेस्ड ऑन हाइट, यानी कि आपकी क्लास में जो हाइट है बच्चों की वो ज्यादा डिफरेंशिएट है। ओके, हैज टॉलर स्टूडेंट्स ऑन वन साइड ऑफ द क्लासरूम, लंबे बच्चों को एक साइड कर दिया, छोटों को अलग कर दिया। अलाउ स्मॉलर स्टूडेंट्स टू सिट सच एज दे कैन सी एंड पार्टिसिपेट इजली इन द क्लासरूम एक्टिविटी, इज रैंडम, कोई कहीं भी बैठ जाओ। भैया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही तो हम करते हुए आ रहे हैं। हम मॉर्निंग की असेंबली लाइन ऐसी बनाते हैं, छोटा बच्चा आगे बड़ा पीछे, है ना। क्यों? इससे क्या होता है, हर बच्चे का विजन जो है, जो भी कोई चीज मॉर्निंग असेंबली में कराई जा रही है वो उसको दिखाई दे। इसी तरीके से क्लासरूम में भी आप इसी तरीके से सिटिंग कराएंगे कि हर एक बच्चा जो है क्लासरूम एक्टिविटी जो हो रही है वो उसको दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट फॉर अ क्लासरूम प्रेजेंटेशन बाय अ टीचर? शिक्षक द्वारा कक्षा प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इररिलेवेंट है? क्लासरूम एनवायरनमेंट, लर्निंग आउटकम, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और आईसीटी। इनमें से आप जो है ऑड वन आउट करने की कोशिश करें, शायद आपका आंसर आ जाए। ऑब्वियसली स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, अगर आप देखेंगे तीनों एक कैटेगरी में आते हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट, लर्निंग आउटकम और आईसीटी का यूज करना। बाकी आप जो है इररिलेवेंसी रहेगी थोड़ी सी अगर आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ रिसोर्सेज, स्टेक होल्डर व्यूज, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या टाइम कॉन्स्ट्रेन, समय की कमी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिए और इसका आंसर है भाई आपका समय की कमी की। जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है वो समय की कमी की वजह से आप ऐसे ही प्लान नहीं कर सकते। यू नीड टू टेक proper time for that. Question number 41, what is not a characteristic of supervision? Supervision की विशेषता क्या नहीं है इनमें से? More emphasize on quality, creative leadership, formal and unnatural feeling of responsibility. Question number 41 का आंसर कीजिए फटाफट। ये होगा बेटा फॉर्मल और अननेचुरल नहीं होना चाहिए जब आप सुपरविजन की बात करते हैं। क्वालिटी पे एम्फसाइज होना चाहिए, आपकी लीडरशिप जो है क्रिएटिव होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक सुपरवाइजर को जब आप सुपरविजन करते किसी भी चीज़ का वो फील होनी चाहिए। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा अप्राकृतिक हैं, अननेचुरल हैं या बहुत ज़्यादा फॉर्मल हैं, सो यस इट इज़ नॉट क्वालिटी ऑफ सुपरवाइजर। क्वेश्चन नंबर 42, a principal who has left it to the teachers to follow methods of teaching of their choice, his leadership style will be termed to be। इससे पहले बात की थी इस वाले क्वेश्चन की, सेम क्वेश्चन की, टीचर को दे दिया हमने कि किस तरीके से जो है आपको क्लास में पढ़ाना है, तो आप किस तरीके से जो है उसको, इट शुड बी अ डेमोक्रेटिक क्लास ना। ऑब्वियस सी बात है, वो क्या कहलाएगी? वो एक डेमोक्रेटिक क्लास कहलाएगी, ऑटोक्रेटिक थोड़ी कहलाएगी वो। क्वेश्चन नंबर 43, टीचर्स कमांड रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ओइंग टू देयर। शिक्षक छात्रों का सम्मान उनके कारण करते हैं, किसके कारण करते हैं? पर्सनल इंटीग्रिटी, स्टेटस एज सब्स्टिट्यूट टू पेरेंट्स, कि भैया पेरेंट नहीं है यहाँ पे टीचर है इसलिए कर लेते हैं, या इंटीग्रिटी जो है पर्सनल बच्चों की उसके द्वारा, मॉरल अथॉरिटी या एल्डरनेस, ये बूढ़ा आदमी इस वजह से, या नैतिक अधिकार लगता है कि नहीं करनी है। तो इनमें से क्या आएगा? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 43 का। ये है आपका पर्सनल इंटीग्रिटी। देखो इसमें भी ओड वन आउट हो जाएगा क्वेश्चन। ये तीनों चीज जो है एक अलग डायरेक्शन की बात करते हैं, है ना? बुढ़ापा, माता पिता का विकल्प, नैतिक अधिकार। लेकिन जब आप बात करते हैं पर्सनल इंटीग्रिटी की तो ये दूसरी डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो ओड वन आउट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया आपने सिंपली। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, अ गुड टीचर, a good head of an educational institute is one who, एक शैक्षणिक संस्था का एक अच्छा प्रमुख वह है जो अलाउज फुल फ्रीडम टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। नहीं जी, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ओके, इज कंसर्न्ड विद गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डील्स विद स्ट्रॉन्ग हैंड। ओके, इज अ डिसिप्लिनियर एंड डज नॉट कॉम्प्रोमाइज मिसकंडक्ट, ये अच्छी बात है, ऐसा है तो। इज फ्लेक्सिबल इन हर हिज अप्रोच एंड यूज ह्यूमन टच। इनमें सबसे बेस्ट, देखो एक तो कट गया, उसके बाद हमारे पास हमें बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, डी भी लग रहा है। इन तीनों में सबसे बेस्ट क्या है? इन तीनों में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बेस्ट है। मैंने आपको कल भी बताई थी एक क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बेस्ट देखना है हमें, तो आइडल आंसर क्या होगा? हमें 2 आंसर भी लगेंगे, 3 भी लगेंगे, 4 भी लग सकते हैं, उसमें आप बेस्ट पे आएंगे और लीस्ट पे आएंगे। नोट पूछा है तो लीस्ट पे आएंगे, बेस्ट पूछा है तो, मोर पूछा है तो बेस्ट जो बनेगा उस पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, in order to correct the undesirable behavior of a student, the most effective method is to, किसी बच्चे का अवांछनीय व्यवहार जो कि ठीक करना चाहते हैं उसको ठीक करने का सबसे बेहतर तरीका क्या? पनिश करेंगे? ना जी। इन्फॉर्म हिज पेरेंट? ना जी। फाइंड आउट रीजन एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रेमेडी। सिंपल है यार, यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं तब से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं फटाफट। मोस्ट वैल्यूएबल स्ट्रेटेजी फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन क्लासरूम टीचिंग वुड बी, बताओ। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन स्मॉल स्टेप्स, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द लेसन, प्रोमोटिंग पीयर लर्निंग, रिमूविंग लर्निंग गैप्स एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। बहुत ध्यान से देखना, चारों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बट सबसे बेस्ट चीज क्या है इसमें? आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज किया, बच्चे के लर्निंग गैप पता किए और तुरंत जैसी अपॉर्चुनिटी मिली आपको आपने वो रिमूव कर दिए जो बच्चे के लर्निंग गैप्स थे सीखने में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं क्या कह रहा हूं, बेस्ट जो है वो देखना है आपको, और जहां लर्निंग गैप्स की बात हो जाए तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता कि तुरंत आपने उस बच्चे की जो कमियां आपको पता लग रही है कि बच्चे को सीखने में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये लर्निंग गैप्स आ रहे हैं, तुरंत आपने उनको जो है रिमूव किया। विच ऑफ द फॉलोइंग
कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट टीचिंग एपिसोड, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम शिक्षण प्रकरण की विशेषता है, ये आपको यहाँ पे बतानी है क्वेश्चन नंबर 47 में। पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। फुल अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चा आता है स्कूल में, अच्छी बात है, बट ये हम नहीं कह सकते। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जामिनेशन, गलत बात। मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय, लो भाई ये तो सिंपल है, ऑप्शन पढ़ के आंसर कर दोगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल प्रेजेंटेशन, टाइम टेबल प्रिपरेशन का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। प्रिंसिपल ऑफ केटरिंग टू चिल्ड्रंस नीड, अच्छी ये होना चाहिए भाई बिल्कुल। प्रिंसिपल ऑफ टीचर्स प्रेफरेंसेस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। बी, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता है जो टीचर्स की प्रेफरेंसेस को दिया जाए। हाँ पूछ सकते हैं आप टाइम टेबल बनाने से पहले, बट ऐसा कोई एज सच प्रिंसिपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण का की विशेषता नहीं है। 49, द स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल चार्ट, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग एट देयर ओन पेस, बिल्कुल ये तो जबरदस्त चीज बोल दीजिए इन्होंने। सीबीएल की बात की है इन्होंने, कॉम्पिटिटिव लर्निंग की। द स्टूडेंट्स आर टेकिंग असिस्टेंस ऑफ पीयर्स इन द ग्रुप, ये बात भी सही है। द स्टूडेंट्स आर डेमोन्स्ट्रेटिंग मास्टरी अवर कंटेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहां पे पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की। विद्यार्थी गुणांक तालिका चार्ट का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हो यार, तुम क्या कर, प्रैक्टिस तो कभी आप कराएंगे नहीं, है ना। तो ये चीज तो बोली नहीं गई है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में। उसमें तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कही है कि बच्चों को एक्सपीरियंस कराओ जितने भी आप एक्टिविटीज से करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस बिसाइड द मार्क्स ऑब्टेन्ड, निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त अंकों के अलावा एक छात्र की प्रगति का संकेतक नहीं है। स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, स्किल ऑफ हाइडिंग फैक्ट्स, स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये होगा बेटा हाइडिंग फैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग इज नॉट यूज्ड ओनली बिकॉज इट इज अ टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल, अ टेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन, अ टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरेक्शन, अ टेक्नोलॉजी ऑफ सोशबिलिटी। आंसर कीजिए। इंटरनेट आधारित शिक्षा का उपयोग केवल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इनमें से कौन सी चीज नहीं है, कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 51, अ टेक्नोलॉजी ऑफ इजीली अवेलेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, अब यहां पे ये क्यों कहा गया है अ टेक्नोलॉजी दैट इज नॉट इजीली अवेलेबल, फोन्स में तो है आपके, लेकिन जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको लाएंगे ना तो बेटा बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको पता है कि आपको ना एक इंटरनेट की सुविधा ढूंढने में आपके ना हाथ पैर मतलब ठंडे हो जाते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, इतनी जल्दी इतनी इजिली अवेलेबल नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 52, द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड बाय, बेटा इसमें आंसर दिया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन। हम सबने पढ़ा है महात्मा गांधी जब हम बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। बट जब मैंने भी इसको देखा कि भाई इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में जाकिर हुसैन क्यों आंसर दिया है, तो वहां पे देखा गया है कि जो चेयरमैन थे बेसिक एजुकेशन के, दैट वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओनली। ओके, स्टार्टिंग वगैरह सब कुछ बात वगैरह महात्मा गांधी ने की थी, बट चेयरमैनशिप जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास आई थी। तो ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन किया हुआ है। सो बेटा 52 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। बाकी यूनिट 5 कोशिश करूंगा कल करा दूं, कल नहीं करा पाया तो भैया 18 को करा दूंगा, परसों करा दूंगा। गले की बैंड बजी हुई है, इससे ज़्यादा पेन अगर लिया तो पता लगा कि आवाज़ आनी ही बंद हो गई है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती ज़रूर है कि ये क्वेश्चंस एलडीसी वाले प्लीज़ 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 करके चले जाना। मैंने टेलीग्राम चैनल पे हमारे सारे पेपर्स डाल दिए हैं विद ऑफिशियल आंसर की। लास्ट पेज पे आपको आंसर की मिल जाएगी, प्लीज़ पढ़ के चले जाना। मेरी कोशिश है यहाँ पे भी कराने की, वहाँ जाके रिवाइज कर लो, दोबारा पढ़ोगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका, बट प्लीज़ करके चले जाना, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।